सभी को नमस्कार। मैं मंगल मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर एबीएसटी, एमजेडी गवर्नमेंट कॉलेज तारानगर, आप सभी का ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम कॉस्ट शीट बनाना सीखेंगे। क्या होती है कॉस्ट शीट? क्या होता है, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को अपना प्रोडक्ट बनाने में बहुत सारा खर्चा करना पड़ता है। जैसे मटेरियल का खर्चा हो गया, लेबर का खर्चा हो गया, और भी क्या एक्सपेंसेस, जैसे फैक्ट्री से संबंधित एक्सपेंसेस हो गए, जैसे फैक्ट्री के बिजली का बिल हो गया, पानी का बिल हो गया, और जो फैक्ट्री में जो मशीन लगी हुई है उस मशीनों पे रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा हो गया, उनके डेप्रिसिएशन का खर्चा हो गया। इसके अलावा जैसे फैक्ट्री में कोई स्टोर कीपर है, उसको सैलरी का पेमेंट करना पड़ता है। इसके अलावा ऑफिशियल एक्सपेंसेस भी, जैसे अकाउंटेंट को सैलरी का पेमेंट करना पड़ता है। और इसके अलावा जैसे रिम वगैरह खरीदनी है, और कोई लीगल एक्सपेंसेस है, और सेलिंग एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं, जैसे अपने को प्रोडक्ट आगे विक्रय करना है और उस विज्ञापन का भी खर्चा भी होता है, और उसको विक्रय करने से उसको मार्केट में प्रोडक्ट पहुंचाने के लिए भी खर्चा करना पड़ता है। तो क्या होता है, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को अपना प्रॉफिट ज्ञात करने के लिए उसको टोटल कॉस्ट ज्ञात करनी पड़ेगी। टोटल कॉस्ट ज्ञात करनी पड़ेगी। अब उस कंपनी को, उस व्यापारी को टोटल कॉस्ट को एक सिस्टमेटिक तरीके से अरेंजमेंट करना होता है। सिस्टमेटिक अरेंजमेंट मीन्स यदि कोई एक्सपेंसेस डायरेक्ट नेचर का है तो वो अलग लिखा जाएगा, और इनडायरेक्ट नेचर का है तो वो अलग लिखा जाएगा। कौन कौन से हो गए, जैसे अपने लास्ट क्लास में पढ़े थे, डायरेक्ट नेचर के कौन कौन से एक्सपेंसेस हो गए? डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट में हो गया जैसे मटेरियल हो गया, लेबर हो गई, और एक्सपेंसेज हो गए। इनको अलग रिकॉर्ड करेंगे। और इसके अलावा जैसे इनडायरेक्ट कॉस्ट हो गई, इनडायरेक्ट कॉस्ट यानी ओवरहेड, उनको अलग रिकॉर्ड करेंगे। ओवरहेड को अपन ने लास्ट क्लास में क्लासिफाइड किया था, जैसे फैक्ट्री ओवरहेड हो गया, ऑफिस ओवरहेड हो गया, इसके अलावा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड हो गया, और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड हो गया। इन सभी प्रकार के जो खर्चे हैं उनको अलग अलग, उनको नेचर वाइज रिकॉर्ड करेंगे। तो अपन जिस सिस्टमेटिक फॉर्मेट में, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जिस सिस्टमेटिक फॉर्मेट में इन खर्चों को रिकॉर्ड करेगी, वो फॉर्मेट क्या कहलाएगा? कॉस्ट शीट। अब कॉस्ट शीट में पहले अपन क्या लेते हैं? डायरेक्ट कॉस्ट लेते हैं। यानी पहले क्या लेंगे अपन? डायरेक्ट कॉस्ट में मटेरियल कॉस्ट लेंगे। अपन यहाँ कॉस्ट शीट बना लेते हैं। पहले अपन लेते हैं डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल या रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे होती है? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। इसमें क्या करते हैं, पहले तो अपन ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है। रॉ मटेरियल क्या होता है? एक मटेरियल की तीन स्टेज होती है। एक तो होती है रॉ मटेरियल फर्स्ट स्टेज, उसके बाद होता है वर्क इन प्रोग्रेस। और लास्ट में होती है फिनिश्ड गुड्स। मटेरियल की तीन स्टेज होती है। पहली हो गई रॉ मटेरियल, दूसरी हो गई WIP वर्क इन प्रोग्रेस, और तीसरी हो गई फिनिश्ड गुड्स पूर्ण निर्मित माल। अब क्या हुआ, ये तो हो गया कच्चा माल। उसके बाद मटेरियल बन के अर्धनिर्मित अवस्था में हो जाता है, यानी ना तो कंप्लीट होता है ना ही कच्चा माल रह जाता है, तो वो हो गया वर्क इन प्रोग्रेस WIP अर्धनिर्मित माल।
और जब प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाता है तो वो हो जाता है फिनिश्ड गुड्स। तो पहले अपन क्या करेंगे, अपने वर्ष के शुरू में अपने पास जो कच्चे माल का जो स्टॉक होगा वो लेंगे अपन ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मेटेरियल, उसमें ऐड करेंगे अपने वर्ष में जो कच्चा माल खरीदा है, मटेरियल परचेज्ड, ये ऐड कर देंगे। इसके अलावा जो मटेरियल परचेज किया है और उस मटेरियल को अपने फैक्ट्री तक लाने में जो भी कोई खर्चा, गाड़ी भाड़ा, लोडिंग वगैरह जो का खर्चा हुआ है, उसको ऐड कर देंगे कैरेज इनवर्ड। इसके बाद में क्या करेंगे, अपने पास वर्ष के अंत में जो रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक है वो लेस कर देंगे, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ये लेस कर देंगे। इस प्रकार अपने पास आ जाएगा डायरेक्ट मटेरियल, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। ठीक है, ये ले लिया अपन। इसके बाद लेंगे अपन डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर ले लेंगे। फिर लेते हैं अपन डायरेक्ट एक्सपेंसेज। डायरेक्ट एक्सपेंसेज ले लेंगे बाद में, डायरेक्ट एक्सपेंसेज। इस प्रकार अपने पास डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस मिलके बनता है प्राइम कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट या प्राइम कॉस्ट। इसमें अपन क्या करते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री संबंधित जो भी खर्चा है वो इसमें ऐड करेंगे। क्या क्या खर्चा हो सकता है, फैक्ट्री से संबंधित जो भी इनडायरेक्ट प्रकृति का, इनडायरेक्ट नेचर का जो भी खर्चा है वो इसमें ऐड करेंगे। क्या है, फैक्ट्री के बिजली का बिल हो सकता है, पानी का बिल हो सकता है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ मशीनरी, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, या फिर स्टोर कीपर की सैलरी, जो फैक्ट्री में जो मजदूर लगे हुए, जो इनडायरेक्टली जो स्टोर कीपर हो गया या कोई गार्ड हो गया फैक्ट्री में, उसकी जो सैलरी का पेमेंट हो रहा है, वो सभी खर्चे फैक्ट्री ओवरहेड में आएंगे। और फैक्ट्री से संबंधित जो भी इनडायरेक्ट नेचर की जो एक्सपेंसेज है वो इसमें ऐड होंगे। ऐड फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड के बाद में ये हो जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट, इसको अपन वर्क कॉस्ट भी कह सकते हैं, वर्क कॉस्ट। अब क्या होता है, अपने हो सकता है अपने पास WIP का भी स्टॉक होगा, उसका ओपनिंग स्टॉक भी होगा, क्लोजिंग स्टॉक भी होगा। तो यहां क्या करेंगे, फैक्ट्री कॉस्ट में ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP। वर्क इन प्रोग्रेस WIP, इसको अपन ऐड कर देंगे और लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP, वर्क इन प्रोग्रेस, इसको लेस कर देंगे। अब यदि अपने पास WIP का ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया होगा, तब तक तो अपने को कोई दिक्कत ही नहीं है। यदि अपने को क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दिया है तो यह तो हो जाएगा अपना ग्रोस फैक्ट्री कॉस्ट, और इनका एडजस्टमेंट करने के बाद में हो जाएगा नेट फैक्ट्री कॉस्ट। यानी अपने को ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया होगा तो फैक्ट्री कॉस्ट डायरेक्ट लिख देंगे, और यदि ये एडजस्टमेंट करने हैं अपने को तो ग्रोस फैक्ट्री और फैक्ट्री कॉस्ट, इसमें से ओपनिंग स्टॉक को ऐड करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक को लेस करेंगे, फिर अपने पास आ जाएगा नेट फैक्ट्री
कॉस्ट, ठीक है। फिर आगे अपन ऐड करते हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, आगे ले लेते हैं अपन। नेट फैक्ट्री कॉस्ट, ये ले लिए। इसमें अपन ऐड करेंगे ऑफिस ओवरहेड, ऑफिस या एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। इसमें कौन कौन सा खर्चा आएगा? जैसे कार्यालय से संबंधित, ऑफिस से संबंधित जो भी खर्चा होगा वो ऑफिस ओवरहेड में आ जाएगा। जैसे ऑफिस के अंदर यदि अपन ने कोई ऑपरेटर लगा रखा है, कंप्यूटर ऑपरेटर, उसको सैलरी पेमेंट करनी है तो वो इसमें लेंगे। यदि कोई रिम वगैरह खरीदनी है और भी कोई छोटा मोटा सामान खरीदना है स्टेशनरी के अंदर, या फिर अकाउंटेंट को सैलरी का पेमेंट करना है, या फिर कोई प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, इन एडमिनिस्ट्रेशन प्रकृति नेचर के जो खर्चे हैं, जैसे कोई लीगल एक्सपेंसेस हो गए, वो सब इसमें ले लेंगे। इसके बाद अपने पास आ जाएगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसको ऐड करने के बाद अपने पास आएगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब क्या करेंगे, अपने पास मटेरियल की तीन स्टेज थी, एक तो रॉ मटेरियल, एक WIP और थर्ड फिनिश्ड गुड्स। यदि अपने पास फिनिश्ड गुड्स होगा दिया हुआ तो अपन क्या करेंगे, ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, ठीक है। और साथ में लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। फिनिश्ड गुड्स। अब यह एडजस्टमेंट करने के बाद में अपने पास निकल कर आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अपने पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसके बाद में अपन क्या लेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड भी ले लिए, ऑफिस ओवरहेड भी ले लिए। अब रहेगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। अपन क्या करेंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस को ऐड कर देंगे। फिर अपने पास निकल कर आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल। जो भी अपने को विक्रय करना है उसकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ सेल। अपने पास टोटल कॉस्ट आ गई, जो अपने को सेल करनी है, प्रोडक्ट सेल करना है, उसकी टोटल कॉस्ट आ गई। अब अपने को सेल दी होगी, अपने पास सेल होगी तो अपन आराम से प्रॉफिट का पता लगा लेंगे। या फिर यदि अपने को टोटल कॉस्ट का पता लगाना है, अंज्यूम करनी है टोटल कॉस्ट, भाई इतनी फैक्ट्री कॉस्ट हो सकती है, इतना ऑफिस ओवरहेड इतना हो सकता है, तो अपन क्या करेंगे, अपन उस टोटल कॉस्ट निकालने के बाद में अपन अपने को इतना प्रॉफिट कमाना है, वो प्रॉफिट ऐड कर देंगे, तो अपने पास सेल जो अपने को जिस स्तर पर, जिस लेवल पर अपने को सेल करना है, उसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये हो गई अपनी कॉस्ट शीट। अब हम नेक्स्ट क्लास में मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल देखेंगे। थैंक यू।